क्या करेंगे और किस तरह से कौन कौन से मुद्दों के ऊपर हमने ये करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अगर औरंगाबाद शहर के खासदार अगर अपने 20 सालों के अंदर अगर 10 काम अगर वो बता देते तो मेरे हिसाब से मैंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मुझे शिवसेना की तरफ से एक जवाब आया था कि आप अपने 4 साल के अंदर कोई 5 काम बता दो करके। मैं चाह रहा था कि इसका जवाब है तो खासदार साहब खुद देते तो बेहतर था, लेकिन जिस आमदार ने दिया था अब मैं उस आमदार को भी ये चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम भी अपना हिसाब किताब बता दो, क्योंकि जनता की तरफ से चुनकर आते हैं। और मैंने अगर सवाल खासदार को किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खासदार साहब ये जवाब देंगे। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या काम किया, जो प्रमुख जो काम है वो काम मैंने 12 काम अपने बताया हूँ। और आने वाले समय के अंदर हमारा किन किन मुद्दों के ऊपर हम काम करेंगे, हमारा प्लान क्या है, ये हमने इसके अंदर बताया है। हमारा अब यही कहना है कि अब 2 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं औरंगाबाद शहर के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इम्तिहान है, ये कंपटीशन जो है, ये सिर्फ कैंडिडेट्स के बीच में ही नहीं है। यही नहीं देखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट कितना अच्छा है और क्यों उसे लोग पसंद कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ एक 20-25 सालों के बाद एक ऐसा मौका आया है कि जहाँ पर औरंगाबाद की जनता का भी परीक्षा है। वो परीक्षा है कि जिसके तहत वो जनता ये बताएगी कि क्या 20 साल पुराने मुद्दे अब भी जिंदा है या औरंगाबाद शहर के नागरिक अब उन मुद्दों को साइड में रखते हुए औरंगाबाद के विकास के ताल्लुक से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव इस बात का संकेत भी देगा कि औरंगाबाद किस दिशा के अंदर जाने वाला है। मैं पर्सनली बहुत उम्मीदें लगाकर ये इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ हूँ। मेरी उम्मीद ये है कि औरंगाबाद शहर के, मैं एक हिसाब से आज के दिन मेरे लक्ष्य को, देखिए जीत और हार जो भी होगी, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि मैं आज जीत इस हिसाब से गया हूँ कि औरंगाबाद शहर में हमने ये कहा था कि हम जाति, धर्म, मजहब के मुद्दों को हम नहीं छेड़ेंगे। ऐसी हालात के अंदर मैं जहाँ जहाँ पर भी प्रचार करने के लिए गया तो वहाँ पर जो अलग अलग समाज के, धर्म के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ मेरे लिए वो बहुत बड़ी कामयाबी है। एक ऐसी कामयाबी है कि जहाँ पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी बस्तियों के अंदर जाकर मुझे सुना जाएगा, लेकिन वहाँ पर लोगों ने मुझे बुलाया, लोगों ने बुलाकर मुझे सुना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो कामयाबी बहुत मायने रखती है कि आज जिस औरंगाबाद को हम देखना चाहते हैं वो औरंगाबाद हमें नज़र आया। हमें बहुत सारे संगठनों का, समाजों का हमें समर्थन मिला है। आज ही हमारे पास महाराष्ट्र धनगर समाज महासंघ का समर्थन हासिल हुआ है। और भी जो बहुत सारे समाज और संगठन के जो पत्र आए हैं, वो पत्र का भी कॉपीज लेकर वो आ रहे हैं, वो हम बताएंगे। मातंग समाज ट्रेडिशनली शिवसेना को वोट देता है। अभी 2 दिन पहले हमारा गंगापुर में जब जलसा हुआ तो मातंग समाज के लोग 50,000 रुपये चंदा इकट्ठा करके लेकर आए थे और वो मुझे 50,000 रुपये वो स्टेज के ऊपर दे रहे थे। और उनका कहना था कि साहब हम ये पैसा आपको इसलिए दे रहे हैं और आप इसका अनाउंसमेंट करें स्टेज के ऊपर कि हम हमारे समाज को भी समझाना चाहते हैं कि हम इस बार इम्तियाज जलील साहब को हम वोट देने वाले हैं करके। वो पैसा, एक अलग बात है कि वो पैसा इतना मायने नहीं रखता था, उनकी भावनाएं मायने रखती थी। हमने उनसे कहा कि ये पैसा आप रखिए, आप खुद अपने तौर के ऊपर इसे खर्च करिए अपने लेवल के ऊपर। वो दोनों स्टेज के ऊपर भी आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मतलब नॉन मुस्लिम लोग, जो एक 2100 रुपये का, 2100 रुपये का एक नॉन मुस्लिम आदमी ने एक चेक मुझे भेजा है। वो चेक हमने एनकैश नहीं कराए, लेकिन उस शख्स की भावनाओं को मैं सलाम करता हूँ कि उसने मुझे पत्र के अंदर लिखा है कि मैं हमेशा से ही, मतलब मैं ये फला राजनीतिक पार्टी को समर्थन करता था, लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर मैंने आमदार इम्तियाज जलील, तुम्हारे बारे में जितना पढ़ा है, तुम्हारे जितने वीडियोस मैंने देखा है, तुमने औरंगाबाद के ही बारे में और औरंगाबाद के विकास के बारे में, मुझे मालूम है कि चुनाव बहुत महंगा होता है, मेरी तरफ से ये मैं 2100 रुपये का चेक आपको भेज रहा हूँ। नॉन मुस्लिम आदमी है। मैं
मैं अगर चाहता तो उसका नाम भी डिस्क्लोज करता, लेकिन पता नहीं है वो किस इलाके के अंदर रहता है, किस दबाव के अंदर अगर हो सकता है ये। लेकिन मैं अगर चाहे तो किसी को अगर नाम बताऊं, लेकिन इस उसके ऊपर कि भाई मतलब वो छापा ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर जिस संगठन या जिस राजनीतिक पार्टी से वो ताल्लुक वहाँ पे रहने वाले लोग उसे परेशान न करें करके। तो मेरा यही कहना है कि तमाम कैंडिडेट से कि अब मैदान साफ हो चुका है, हमारी जितनी भी मेहनत करने की थी हमने मेहनत कर दी है। इलेक्शन कमीशन को मैं ये कहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रचार खत्म होता है तो पैसा बाहर निकलता है, तो 5 बजे प्रचार खत्म होगा तो पैसा बाहर निकलने वाला है। वैसे ही ये कैंडिडेट के वीडियोस तो चल ही रहे हैं कि पैसा बांटते हुए उसमें चेहरे भी नजर आ रहे हैं। सुओ मोटो मैं चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो उसके ऊपर एक्शन लेना। इलेक्शन कमीशन अपनी जवाबदारी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि हमारे पास शिकायत आई ही नहीं है करके। इलेक्शन कमीशन जब अपनी टीम भेजता है तो वो आँख नाक कान बनकर आते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, और हमें भी पूरी जानकारी मिली है कि आज रात कल रात बस्तियों के अंदर या कुछ इलाकों के अंदर किसी की फैक्ट्री के ऊपर, तो किसी के अलग अलग कारोबार के अड्डों के ऊपर, किसी के ड्राइवर के घर के ऊपर भी सुना तकसीम होता है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सिर्फ हम कैंडिडेट से ये कहना चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, टोटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और तमाम समाज के औरंगाबाद में रहने वाले तमाम लोगों को मैं ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि हमारे मुद्दे जो थे वो ये मुद्दे हैं कि औरंगाबाद शहर को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, औरंगाबाद शहर से कचरे की समस्या। मैं अभी हाउसिंगपुरा नंदनवन कॉलोनी गया था, वहाँ पर जो कचरे का ढिगार है वो ढिगार देखकर मुझे ऐसा लगा है कि नारे गाँव दूसरा जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो पड़े गाँव के अंदर क्यों बनाने की कोशिश की। दोबारा वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। मैं प्रशासन की तरफ से उन लोगों को वादा करके आया हूँ कि जीतो हारो कुछ भी हो, लेकिन ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो कचरा वहाँ से हटाना चाहिए, और अगर नहीं हटाए तो दोबारा जो पड़े गाँव के अंदाज करने वाले नहीं है कि आपकी जोर ज़बरदस्ती। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो अच्छा है वो आप मेरे बताइए, जो गलत है इम्तियाज़ भाई के बारे में वो भी आप डालिए। बस यही उम्मीद करने के लिए कि 23 तारीख के दिन हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि बहुत ख़राब लगता है कि एक लोकसभा का चुनाव जहाँ पर इतने अहम फैसले लोकसभा के अंदर लिए जाते हैं, महज 50% लोग ही वोट देने के लिए आते हैं। अगर आप ओवरऑल अगर देखेंगे अभी तक जहाँ जहाँ पर भी हुआ तो 50% से लेके 60% तक, यानी कि आधी आबादी जो है शहर की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो वोट ही नहीं दे रही है। आप अगर नहीं देना चाहते, आपको इम्तियाज जलील पसंद नहीं है, आपको दूसरे कैंडिडेट्स पसंद नहीं है, आप जाइए और नोटा के ऊपर बटन दबाइए और ये कहिएगा, एक मैसेज दीजिएगा कि मेरे को ये 4 कैंडिडेट्स पसंद नहीं थे। तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो जाए कि लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन उन्हें कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसलिए वो नोटा के ऊपर दबा रहे हैं। लेकिन निकलिए, एक साल जो है वो 5 साल के एक दिन जो है 23 तारीख का दिन वो 5 साल के बराबर का दिन है, समझ के आप निकलिए। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी समय के ऊपर आप निकलिए, लेकिन वोट डालने के लिए आए। यही हम आपसे अपील करने के लिए आए थे। अगर आपके कुछ सवाल है तो आपका मुकाबला किससे है? देखिए, मेरा मुकाबला जो है खैरे साहब ने ये बताया है कि मेरा मुकाबला इम्तियाज जलील से है। जामर साहब बोल रहे हैं कि मेरा मुकाबला इम्तियाज जलील से है। हर्षवर्धन जादव कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला। तो अब एक चीज़ तो साबित हो गई है कि 3 अलग अलग लोग मुकाबला मुझसे ही कर रहे हैं, तो मेरा कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। 23 तारीख के दिन देखा जाएगा, उसमें जो भी मैदान के अंदर है। हर 3 घंटे के बाद है तो आंकड़े बदल जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3 घंटे पहले अभी इन्हें ऊपर चल रहा था, तो वो जैसा मीटर रहता है नहीं क्या होता, मीटर के हिसाब से कभी कोई ऊपर चल जाता है, कोई नीचे चल जाता है। लेकिन मैंने अखबारों के अंदर जितना पढ़ा है और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है मेरे विरोधी पार्टियों की तरफ से कि अगर ये आ जाएगा, अब तो विरोधी तीनों भी है सब, जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो मेरी विरोधी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट नहीं। मैं वो बता रहा हूँ ना, कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साहब है, सुबह उठता हूँ तो पता चलता है कि नहीं ये ज्यादा तेज चल रहा है। अब आखिरी घूम ले रहा हूँ थोड़ा। वोटर स्लिप्स के बारे में भी हमारा यही कहना है कि BLO की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। हमने
ये किया है कि पूरे बीएलओ की लिस्ट में हम अखबार में छाप रहे हैं उनके टेलीफोन नंबर्स के साथ। कुछ बीएलओ के बारे में ये कंप्लेन आई कि वो बीएलओ जाकर है तो एक जगह के ऊपर बैठ रहे हैं और जाकर है तो लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से आके करंट लो, जबकि बीएलओ की जिम्मेदारी ये है टू डोर जाकर। कुछ बीएलओ ने इस तरह का भी काम किया है कि वो अपने पोलिंग चिट्स जो है वो किसी और के हवाले कर दिए हैं, तुम जाके बांट दो। अब वो बटेंगे नहीं बटेंगे, ये पूरा प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी कि ये चिट्स उनके पास नहीं। मैं आज के दिन ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि कौन से इलाके में बटी है, कौन से इलाकों के अंदर बटी नहीं है, लेकिन हमारा यही है कि पूरे शहर पूरे जिले के अंदर है तो पोलिंग चिट्स बटनी चाहिए, और अगर नहीं बटी जिस बीएलओ की तरफ से कोताही हुई है उसके ऊपर ये होना चाहिए। अखिल भारतीय बलूतेदार विकास परिषद प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है। राष्ट्र संघ कैकाड़ी महाराज समाज परिषद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खंडू जाधव इन्होंने समर्थन दिया है। अब मेरे पास समर्थन का बहुत बड़ा एक ये है, मैं उसको प्रेस रिलीज के जरिए है तो आपको पूरा एक बना के भेजता हूँ कि किन किन संगठनों ने किन किन समाज ने हमें समर्थन दिया है। समाज और कितनी संगठन है जिन्होंने आपको समर्थन दिया है? तो मेरे पास उसका आंकड़े नहीं है, पूरी फाइल है तो मैंने उसके ऊपर नजर नहीं दौड़ाया है, वो ऑफिस के अंदर है, उसके जेरॉक्स होंगे। मैं आपको शाम तक कहता हूँ पूरे जितनी भी लिस्ट है उसकी कॉपीज है तो प्रेस के जरिए है तो मैं एक प्रेस रिलीज के जरिए आपके पास फॉरवर्ड कर देता हूँ। मुख्य मुद्दा यही था कि ये हमने रिलीज किए हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर इन मुद्दों के ऊपर अगर हम खड़े नहीं उतरे, लोगों को क्या है कि विजन डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा करके, और मैंने क्या काम किया है आपको ये भी बताना पड़ेगा। मैंने अपने बता दिया है कि मेरे काम, अब आप उससे सहमत होंगे, आपको लगेगा कि अच्छे है बुरे है, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। 5 साल के बाद इसकी कॉपी संभाल के रखना और 5 साल के बाद मुझसे भी ये सवाल करना कि आपने ये कहा था कि ये करेंगे करके, और अगर ये कामों के ऊपर मैं खड़ा नहीं उतरा तो लोगों ने वोट नहीं देना चाहिए। इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये कॉपीज के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉपीज आप लेके जाए और आपके भी ऑफिस के अंदर अगर दे दें, क्योंकि वो भी मेरे वोटर्स हैं। मुझे मालूम है कि पूरे पत्रकार लोगों को मालूम है कि उनके बरादरी में से एक पहला लोकसभा का में जाने वाला एक सवाल ये है इम्तियाज भाई, इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये बन गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला है कि इसका भी हमको सर्टिफाई करके लेना पड़ता है, तो उसका चूंकि प्रोसेस लेट हुआ तो उसकी वजह से हमने है तो ये थोड़ा सा हमारे तरफ से लेट हो गया था ये, वरना इसको पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जो है हमने है तो पर्सनली जैसे ही हमारे पास इसका सर्टिफिकेशन आया, हमने है तो पूरी तरह से इसको पर्सनल लोगों घर घर जाकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर दिया है। तो क्या है कि अगर एक दिन पहले भी है तो हो सकता है ये पढ़ने के बाद लोग मत परिवर्तन कर लेंगे, सामना पेपर के रिपोर्टर भी तय कर लेंगे कि भाई नहीं इस बार है तो इम्तियाज जलील को दे डालेंगे, बहुत हो गया है हमने। नहीं, एक सवाल ये है आपसे ये है कि आपके पास क्या प्लानिंग है वोटर्स को निकालने की? पोलिंग सीट नहीं है तो जो है आप उसके लिए क्या करने वाले? देखिए हमारा यही है कि पोलिंग चिट्स नहीं है। अब मतलब लोगों का एक वो होता है कि साहब आज के दिन लोगों ने फोन करे कि मैंने 2014 के अंदर मैंने वोट दी थी लेकिन इस बार मेरा नाम ही नहीं है करके। अब ये किसकी गलती है? ये नेचुरल है कि इलेक्शन कमीशन कई मरतबा इसको पब्लिसाइज करता है, वोटर लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। हमने हमारी पूरी टीम्स लगा रखी है, हर कैंडिडेट लगाता है कि वोटर्स लिस्ट उनके पास पहुँच सके। अब ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाने का, मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, हम शादियों में अपनी गाड़ी में जाते हैं, हम त्योहारों पे अपनी गाड़ी के अंदर जाते हैं, थोड़ा वक्त निकालिए। अगर पैदल चलकर आना है तो पैदल चलकर आइए, रिक्शा पकड़ कर आइए, लेकिन वोट डालने के लिए बाहर निकलिए। इम्तियाज जलील पसंद नहीं है, खैरे साहब पसंद नहीं है, झापड़ बिल्कुल अच्छा नहीं है, हर्षवर्धन ये है, तो आप कम से कम आके नोटा के ऊपर दबाइए। बस मेरा ये कहना है। और इसके बावजूद भी अगर कुछ गरीब लोग हैं, कोई दूर है, और अगर वो चाहते हैं कि भैया हमारे को गाड़ी का इंतजाम करके देते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी वहाँ के लोग कर देंगे। सब में कैसा है, मैं ऐसे लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक कलंक है। राजनीति के अंदर हो सकता है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन जिस स्तर की भाषा अगर कोई इस वजह से बुलाया जाता है कि आप आओ यहाँ पर और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, अगर मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगा तो मेरे हिसाब से मैं एक बहुत ही छोटे से आदमी को बहुत बड़ा कर दूंगा।
मेरी नज़र के अंदर वो इंसान ऐसा है कि जिसके ऊपर मेरे को दखल लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा। क्या हो जाए चीटिंग? सर मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये पढ़ा है, और ख़ास तौर से जब वंचित बहुजन आघाड़ी की और अवैसी साहब की सभा हुई तो उसके बाद अचानक मैंने है तो लोगों के इस तरह के कमेंट देखा है कि हरा सांप आ रहा है और फिर से वही खान चाहिए या बान चाहिए करके। देखिए, मेरा ये कहना है कि खान कोई अतिरेकी नहीं है, खान एक टाइटल है उसके अंदर। मैं सैयद हूँ, तो मेरे हिसाब से इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर इंसान को संविधान ने अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने यह अधिकार दिया है कि आप इलेक्शन लड़े। लेकिन अगर आप एक तबके को ये बताएंगे, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, जायसवाल साहब, प्रदीप जायसवाल साहब जब शिवसेना में थे, प्रदीप जायसवाल साहब जब इंडिपेंडेंट लड़े तो उन्हें औरंगाबाद के बहुत सारे खान लोगों ने वोट किया था, क्योंकि उन्हें लगा था अगर मुसलमान अगर उन्हें दे सकता है तो मैं आज उनसे ये पूछ रहा हूँ कि बान वाले लोग ये खान को क्यों नहीं वोट देना चाहिए करके। मेरे काम के ऊपर दीजिए। अगर ये सांप अगर 4.5 साल के अंदर अगर कोई ऐसा किसी को डसा है तो आप मुझे बताइएगा। आपको लोगों को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, ये मानुस है क्या जलील है, ऐसा प्रकार का मानुस आएगा। आपको लोगों को कन्विंस करके बताना पड़ेगा। आरोप लगाने के लिए आप मुझे बोलेंगे जहर है, ये सांप है, ये है, ये वो है करके बोलने के लिए तो आप बोलेंगे उसमें, लेकिन आप कन्विंस करके वंचित हत्याकर को ये बताना पड़ेगा कि मैं सांप कैसे बनाऊं करके, हरा सांप कैसे आया हूँ। वंचित आघाड़ी जो है, वंचित आघाड़ी 5 लोगों को खुश करने के लिए ही अकबर अवैसी की सभा कैंसिल की गई है। अकबर अवैसी की सभा के बारे में अगर आप देखेंगे हैदराबाद के अंदर उनकी सभाएं हुई नहीं। अकबर अवैसी साहब की जितनी सभाएं होनी चाहिए, अकबर अवैसी साहब के ताल्लुक से अगर आपको मालूम होगा कि वो इतने ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर उनका ऑपरेशन करवाना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो ऐसे उसमें अकबर अवैसी साहब को नहीं लेके आने का हमारा ही था, और उनकी हालत को देखते हुए हमने खुद ये कहा था कि नहीं है। लेकिन आप मेरे हिसाब से असद अवैसी सभा से संतुष्ट नहीं थे शायद तरह से। आप आके देखना था किराड़पुरे के अंदर, और हमने होंगे जो है वो आपके ऑफिस की तरफ भी लगाए थे कि सुने करके हमें तो 9 MIM के वोट ज्यादा नजर आ रहे हैं। सर एक लगा था मेरे के, मतलब एक जो लगा था और पेपर वालों ने उसको इतना अच्छा लगाया था उसमें। अगर मैंने आज के दिन अगर ये होटल के सामने है तो 9 शिवसेना का अगर बोर्ड लगाया और फोटोग्राफर्स को तैयार रखा कि भैया मैं ये बोर्ड लगा रहा हूँ, तुमने आओ खचखच खींचो, मैं आधे घंटे के बाद निकाल लूंगा करके। अरे साहब वो जो लगाए थे, जिन साहब ने लगाए थे, वो मेरे पास वहाँ तक पहुँचने तक का इंतजार तो करना था ना। उसमें मेरे पहुँचने से पहले निकाल लिए, फोटोग्राफर्स को फोटोज निकाल के दे डाले, सोशल मीडिया के ऊपर कर डालेगा, और आपको 23 तारीख के दिन पता चलेगा कि नो MIM कितने हैं और यस MIM कितने हैं करके। ये तो सवाल वंचित आघाड़ी जो है नहीं है उनसे। 1400 गाँव है जी, मैंने ईमानदारी से आपको बताऊं कि मैंने शहर के अंदर उतनी मेहनत नहीं की जितना मैंने ग्रामीण इलाके के अंदर किया। आपको मैं बताऊं कि पिछले 20-22 दिनों से मैं एक दिन भी ऐसा नहीं है कि 4 घंटे से ज़्यादा सोया हूँ। मैं उठता था और ग्रामीण इलाकों के चक्कर मारता था। ग्रामीण इलाकों के अंदर जो रिस्पांस मुझे देखने को मिला वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर, तो वहाँ पे उस हालत को अगर हम देखेंगे, एक गांव के अंदर एक छोटी सी कस्बा था 15-20 महिलाओं का, वो मुझे बताया गया कि दलित बस्ती है। उस दलित बस्ती के अंदर जब मैं गया तो एक महिला सामने से आ रही थी। मैंने उसको पूछा, मैं बोला ताई या बेटी मत कुणाला देना, तो उसने मेरे को बोली थे वंचित बहुजन आघाड़ी से जल्दी भाई आए ना क्या ना देना। अब उस महिला को मेरा नाम नहीं पता, उसको मेरा चेहरा नहीं पता, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, हालिद के लोग, वंचित के लोग, MIM के लोग जिस तरह की मेहनत किए हैं, वो मेहनत का नतीजा आपको 23 तारीख के दिन साफ दिखाई देगा। सर ये आपका मैनिफेस्टो है, आपका इंडिविजुअल मैनिफेस्टो समझेगा या फिर नहीं, ये जो अम्बेडकर जी ने उसे रिलीज किया है उसके भी कॉपीज हमने घर घर पहुँचाए हैं। ये मैनिफेस्टो जो है ये औरंगाबाद से ताल्लुक है, ये मेरे से ताल्लुक है, और ये चीज़ मैं MIM के तरफ से लड़ रहा हूँ, MIM का आमदार होने की हैसियत से लड़ रहा हूँ। तो मैंने मेरे काम क्या है और मैं क्या करने वाला हूँ ये सब उसके अंदर स्पष्ट तरीके से दिया। तो मैं महाराष्ट्र में जाया था, पहले यहाँ इरफान इंजीनियर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि शादी जो हुई पिछले साल उसमें
देंगे साहब। इरफान इंजीनियर कौन है? आपको पता नहीं नहीं ऑनेस्टली नहीं पता। क्या होता है साहब कि इलेक्शन के टाइम पे ठीक है दुकानदारी करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब ये धंधा करने वाले, इनको मतलब अगर मैंने किया है तो मेरे पास आएंगे। ये ऐसे लोगों को देखिए, मतलब ऐसे लोगों को नहीं क्या ये ले भैया ये 2-5 हज़ार रुपए ले जाओ औरंगाबाद में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और ऐसे अब भाई जिसको पहचानते नहीं कौन है करके, अब कोई तो भी प्यादा खड़े हो जाता है और बोलता है कि ये करेंगे, और उसको बोलो अगर ऐसा कुछ है तो सिर्फ पत्रकार परिषद नहीं, उसने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाना और MIM के पूरे पदाधिकारी आमदार के खिलाफ है तो कंप्लेन करना, और अगर नहीं करा तो पट्टे तो ये समझ ले कि तेरे ऊपर भी है तो डिफॉर्मेशन केस डाल के तुझे भी अंदर लेके जाऊंगा। ये ऐसे दुकानदार धंधा करने वाले लोगों को मुझे हैंडल करना अच्छे तरीके से आता है भाई, मतलब मुझे भाई मैं देखिए वंचित का एक बात मैं आपको क्लियर बताऊं कि ये जो इलेक्शन हुआ उसमें वंचित घटक जितने भी हैं वो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है साहब। आप अगर धनगर समाज को अगर देखेंगे इतने सालों तक सिर्फ इनका वोट लेते गए हैं कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी, सेक्युलर पार्टी है, हमारा दिया, लेकिन आप इनको टिकट देखिएगा तो टिकट ही नहीं दिया जाता था। वंचित बहुजन आघाड़ी जब बनी तो पूरे महाराष्ट्र के 48 में से 7 सीटें सिर्फ धनगर समाज को मिली। आज धनगर समाज के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि यार हमारे भी लोग लोकसभा के अंदर जा सकते हैं। आज माली है, कोली है, दूसरे जितने भी वंचित घटक है, इनको हमने एक तरीके से MIM सिर्फ अकेले लड़ रही है। असद अवैसी साहब ने MIM के पूरे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको ये बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे तुमने पूरी ताकत लगाना चाहिए करके। इसमें कितने सीटें आएंगी ये मायने नहीं रखता है, कितने वोट वो हासिल करेंगे ये मायने रखता है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ये जो लोकसभा का है, ये लोकसभा का चुनाव जो है ये एक झांकी है हमारे लिए। विधानसभा का पूरा पिक्चर आपको उस वक्त दिखाई देगा, क्योंकि इतने टाइम कम था उसके बावजूद भी आज सोचिए कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए लोग है तो 5-5 साल से तैयारी करते हैं। जैसा आपने बताया कि इतने सारे गांव मैं नहीं पहुंच सका सर, कहीं नहीं पहुंच सका। मैं आप लोगों के जरिए मैं लोगों से ये क्षमा चाहता हूँ कि मेरी पूरी ख्वाहिश थी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उसके बावजूद भी मैं कई इलाकों तक पहुँच नहीं सका। लेकिन अगर आप एक दिन मेरा साथ देंगे तो 5 साल में आप ही के नज़रों के सामने रहने वाला होगा। दूसरा ये है कि कुछ लोगों का एक अहंकार ऐसा होता है। कल एक साहब मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि भाई आप काम बहुत अच्छा करते हैं, हम आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन आपने हमको फ़ोन ही नहीं किए कि भाई इलेक्शन में लड़े, आप हमारे को मदद करना था करके। तो मेरा ये कहना है ये इलेक्शन इम्तियाज़ अली का नहीं है, ये शहर का इलेक्शन है, ये औरंगाबाद शहर का इलेक्शन है। आपको छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि साहब ये इम्तियाज़ अली अगर खासदार बनेगा तो कोई अपने लिए नहीं, मैं औरंगाबाद शहर के विकास के हिसाब से आप मुझे वोट देने वाले। और अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे गली में तो आए नहीं भाई, मेरे को देखे नहीं, मेरे को सलामी नहीं किया, मेरे को दूसरा बात गाड़ी में से देखे नहीं करके, तो ये चीज़ें अगर रहेगी तो फिर तो वही हाल होने वाला है जो औरंगाबाद का 20 सालों से होता आया। उद्धव ठाकरे MIM को रजाकारों की औलाद कह रहे हैं, इस पर क्या बोलें? देखिए मतलब क्या है, उद्धव ठाकरे साहब और उनकी पार्टी अगर महाराष्ट्र के अंदर जाति, धर्म और समाजों के बीच में तेढ़ निर्माण करने का अगर किसी ने काम किया तो वो शिवसेना पार्टी। जब से शिवसेना आई तो उन्होंने कभी या तो उत्तर भारतीयों को गाली दी है, कभी गुजरातियों को दी है, मुसलमानों के बारे में तो कभी अच्छा कहा ही नहीं है हमसे। तो मैं उद्धव ठाकरे साहब के मुँह से कोई फूल हमारे लिए निकलते हुए हम देखेंगे नहीं, मतलब अब उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अगर वो मुसलमानों को गालियां नहीं देंगे तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, उनका लक्ष्य यही है। खैरे साहब जीतते कैसा थे, खान पैजे बांध चाहिए, हिंदू मुस्लिम यही मुद्दों के ऊपर चुनाव करते थे ना, तो स्वाभाविक है। अब रजाकार के बारे में उद्धव ठाकरे साहब को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा अगर ज्ञान हासिल करे उन्होंने, पता नहीं है वो कितनी शिक्षा हासिल किए हुए हैं, लेकिन अगर वो ज्ञान हासिल करे होते थे तो रजाकारों का मजलिस से कोई लेना देना नहीं है। हमने जिन्हा की 2 नेशन थियरी जब हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि भारत या पाकिस्तान, तो हमने कहा था कि पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं, ये मुल्क में हम पैदा हुए हैं, ये मुल्क हमारा है। रजाकार 70 साल पहले थे,
उद्धव साहब ने उनको हैंडल कर लेना था उसी वक्त में। हमारा रजाकारों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्धव साहब अगर थोड़ा सा ज्ञान लेके अगर आए, मैं तो उद्धव साहब को कहूँगा कि साहब अगर थोड़ा सा ज्ञान लेके बैठे, अपन एक चर्चा के अंदर सामने बैठेंगे, आप अपने 4 लोगों को साथ में बिठा के रखना, मैं अकेला है तो आपके सामने बैठूंगा, तब चर्चा करेंगे इन बातों के ऊपर। भाषण के अंदर तो कोई आके है तो ये कोई राजा आके कुछ तो भी बड़बड़ करके चल जाता है, कोई दूसरा आके चल। अगर आपको सही अगर लोगों के बीच में, तो आपको ओपन चैलेंज है उद्धव ठाकरे साहब कि किसी चर्चा में, ओपन चर्चा के अंदर शिवाजी ग्राउंड के ऊपर आप अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान नहीं है। आप अपने 4 प्यादों को लेकर खड़े रहेंगे और इम्तियाज जलील अकेले खड़ा रहेगा। चुनौती स्वीकार करिए उद्धव ठाकरे साहब। प्रवीण हत्तेगढ़, जनता लोकता। हमारी ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जितने भी खासदार चुनकर आएंगे, हमारा लक्ष्य एक ही रहने वाला है कि हम नरेंद्र मोदी को दोबारा है तो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। हम कांग्रेस के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते हैं। हम एक नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी एक सरकार चाहते हैं। अगर छोटे छोटे गठ एक साथ मिलकर अगर आते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर देवे गौड़ा अगर कितने उसके ऊपर प्रधानमंत्री बने थे, तो अगर हमारे भी अगर लोग, अगर जितने भी लाइक माइंडेड लोग अगर आते हैं, जिनको ना कांग्रेस चाहिए ना भाजपा चाहिए, तो बिल्कुल सरकार बन सकती है। आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर औरंगाबाद से। देखिए सब इलेक्शन के दौरान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो रहता है, मैंने पूना का एक इलेक्शन ऐसा देखा था, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, कि जहां पर एक शिवसेना का कैंडिडेट था और एक दूसरा कोई कैंडिडेट था, दोनों को इक्वल वोट्स मिले थे, एग्जैक्ट एक जैसे वोट्स मिले थे। रिकाउंटिंग की गई थी, रिकाउंटिंग के अंदर भी दोबारा एक जैसे ही वोट्स मिले थे। एक वोट आया था पोस्ट के जरिए, वो वोट खोला जब गया तब पता चला कि वो है तो शिवसेना के हाथ में। तो एक एक वोट गिनती रहता है। तो मैं हर कैंडिडेट को बहुत ही सीरियस तरीके से ले रहा हूँ। सर बाकी प्रमुख कैंडिडेट तो कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई एक आध इंडिपेंडेंट आ जाएगा। मेरे हिसाब से हर कैंडिडेट रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।